साल था 1998, अक्टूबर का महीना। नॉर्थ कोरिया तब अपने इतिहास के सबसे भयानक अकाल, जिसे द आर्डुअस मार्च यानी कठिन यात्रा कहा जाता है, उसकी चपेट में था। लाखों लोग भूख से मर रहे थे और 21 साल की पार्क जी युंग अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को एक एक करके तिल तिल कर मरते देख रही थी। भूख की पीड़ा और भविष्य के अंधकार ने उसे एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा था, देश छोड़कर भागना। एक रात जब ठंड हड्डियों को कंपा रही थी, वो कुछ और लोगों के साथ तुमेन नदी के किनारे पहुंची। यही वो नदी है जो नॉर्थ कोरिया और चाइना का बॉर्डर है, एक ऐसी लकीर जिसे पार करने की सजा मौत है। उनका भागने का रास्ता था नॉर्थ हामग्योंग प्रांत के ओनसंग काउंटी से चीन के जिलिन प्रांत की ओर। अंधेरी रात में नदी का पानी इतना ठंडा था कि मानो नसें जम जाएं। दूर से बॉर्डर गार्ड्स की रोशनियां घूम रही थीं और गोलियों की आवाज कभी भी गूंज सकती थी। लहरों से जंग और बर्फीले ठंडे पानी के बीच उन्हें सिर्फ सिपाहियों से नहीं बल्कि अपनी किस्मत से भी लड़ना था। हर एक पल डर था कि कोई देख लेगा, कोई गोली आकर लगेगी या ये बर्फीला पानी ही उनकी कब्र बन जाएगा। घंटों की जद्दोजहद और मौत को चकमा देने के बाद जब उनके जिस्म में कोई जान नहीं बची थी, तब उन्होंने चीन की धरती पर अपना पहला कदम रखा। लेकिन पार्क जी युंग की कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तो अब शुरू होना था। चाइना उसके लिए आज़ादी का स्वर्ग नहीं था, बल्कि एक और जहन्नुम का दरवाज़ा साबित हुआ। वहां पहुंचने के कुछ ही दिनों के अंदर वो इंसानों के सौदागरों के चंगुल में फंस गई। उसे जिलिन प्रांत के ही एक दूर दराज गांव में ली वे नाम के एक गरीब किसान के हाथ भेज दिया गया। वो एक गुलाम की तरह रहने लगी, जिसके पास बच निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। उसकी पहचान छीन ली गई थी, उसका भविष्य किसी और के हाथ में था। कुछ साल इसी घुटन में बीत गए। 2001 की गर्मियों में जी योंग को पता चला कि वो गर्भवती है। ये खबर उसके अंधेरी जिंदगी में एक उम्मीद की छोटी सी किरण लेकर आई। उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी को एक मकसद मिल जाएगा, शायद उसका बच्चा उसे जीने की एक वजह देगा। फरवरी 2002, जी युंग तब 7 महीने की गर्भवती थी। एक सुबह उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। चाइनीज पुलिस अवैध प्रवासियों की तलाश में गांव में तलाशी कर रही थी। जी योंग पकड़ी गई। उसका पति ली वेई चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाया। उसे कई और नॉर्थ कोरियन भगोड़ों के साथ एक ठंडे लोहे के ट्रक में जानवरों की तरह भर दिया गया और वापस उसी बॉर्डर की ओर ले जाया गया जहां से उसने एक दिन अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागी थी। उसे उसी ओनसंग शहर में वापस लाया गया, लेकिन इस बार वो एक आम नागरिक नहीं बल्कि एक देशद्रोही के रूप में लौट रही थी। बॉर्डर पार करते ही उसे स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के एक हिरासत केंद्र ले जाया गया। वहां उस पर वो शारीरिक और मानसिक अत्याचार शुरू हुआ जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। उसे हर रोज पीटा जाता, भूखा रखा जाता और देश के साथ गद्दारी करने के लिए जलील किया जाता। हिरासत केंद्र के गंदे, अंधेरे और बदबूदार कमरे में बिना किसी डॉक्टरी मदद के जी योंग ने अप्रैल 2002 में एक बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे की किलकारी उस अंधेरे कमरे में गूंजी तो एक पल के लिए जी योंग अपना सारा दर्द भूल गए। उसे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जन्म के 1 घंटे के भीतर ही कमरे का लोहे का दरवाज़ा एक भयानक आवाज़ के साथ खुला और एक महिला गार्ड अंदर आई। उसने बिना कुछ कहे जी योंग की गोद से उसके बच्चे को छीन लिया। जी योंग चीखती रही, पर गार्ड बच्चे को लेकर कमरे के कोने में रखी एक गंदे पानी की बाल्टी के पास गई। जी योंग की आंखों के सामने उसके कानों तक बच्चे की आखिरी चीख पहुंचने से पहले ही गार्ड ने बच्चे का सिर नीचे करके उसे उस पानी की बाल्टी में डुबो दिया। कुछ पलों की छटपटाहट के बाद सब कुछ शांत हो गया। पार्क जी युंग के बच्चे को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसके पिता का खून नॉर्थ कोरियन नहीं था। जी योंग ने इसके बाद कई साल लेबर कैंप में बिताए और दूसरी बार साउथ कोरिया भागने में कामयाब हुई और वहां पहुंचकर उसने ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी दुनिया के सामने रखी। ये कोई अकेली घटना या किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ऐसी हजारों कहानियां नॉर्थ कोरिया की दीवारों के पीछे दफन है। नवंबर 2013 में ओनसन शहर के एक स्टेडियम में लगभग 10,000 लोगों को जबरदस्ती इकट्ठा किया गया। उनके सामने 8 लोगों को खंभों से बांध दिया गया। उनका गुनाह, उन्होंने साउथ कोरिया के टीवी शोज देखे थे और उन्हें बांटा था। बिना किसी सुनवाई के मशीन गन की गोलियों से उनके शरीर को छलनी कर दिया गया। ये भयानक मंजर शहर के आम लोगों, यहाँ तक कि बच्चों को भी देखने के लिए मजबूर किया गया ताकि डर उनकी रगों में बस जाए। साल 2015 में नॉर्थ कोरिया के रक्षा मंत्री जनरल हेयोन योंग चोल सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के एक कार्यक्रम में बैठे बैठे थोड़ी झपकी ले रहे थे।
इस अपमान की सजा के तौर पर उन्हें एक सैन्य प्रशिक्षण मैदान में ले जाया गया और एक एंटी एयरक्राफ्ट गन, जिससे लड़ाकू विमानों को गिराया जाता है, उसके सामने खड़े करके सैकड़ों अधिकारियों की आंखों के सामने उड़ा दिया गया। और जनवरी 2016 22 साल का अमेरिकी छात्र ऑटो वॉन बियर एक पर्यटक के रूप में नॉर्थ कोरिया गया था। उसने होटल से एक प्रचार वाला पोस्टर यादगार के रूप में लेने की गलती की। इस अपराध में उसे 15 साल की सख्त मजदूरी की सजा दी गई। 1.5 साल बाद जब उसे छोड़ा गया तो वो कोमा में एक जिंदा लाश था। घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। ये कहानियां सुनकर अगर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हैं तो सोचिए वहां के लोगों पर क्या बीतती होगी। मैं ऐसी ही छिपी हुई सच्चाइयों को आपके सामने लाता रहता हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। कमेंट के बगल में जो नया हाइप का विकल्प है उसे भी जरूर क्लिक करें। आपका साथ मुझे हौसला देता है। ये तो उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने कोई नियम तोड़ा, लेकिन उनकी जिंदगी कैसी होती है जो इन नियमों का पालन करके जीने की कोशिश करते हैं। उनकी सुबह कैसी होती है, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। आज के इस वीडियो में हम नॉर्थ कोरिया के एक आम इंसान की 24 घंटे की जीवन शैली के जरिए उन 51 भयानक नियमों को जानेंगे जिन्होंने 2.5 करोड़ लोगों की जिंदगी को एक खुली जेल बना दिया है। सुबह का अलार्म बजने से लेकर अगले दिन सुबह तक चलिए देखते हैं उनका हर एक पल कैसे कटता है। नॉर्थ कोरिया में आपकी सुबह अलार्म से नहीं बल्कि शहर के चौराहों पर लगे लाउड स्पीकर से बजने वाले देशभक्ति संगीत से होती है। उठते ही सबसे पहला काम है घर की दीवार पर लगी किम परिवार की तस्वीरों को साफ करना। अगर इस तस्वीर पर धूल भी जम गई तो इसे सर्वोच्च नेता का अपमान माना जाएगा और इसकी सजा मौत भी हो सकती है। आग लगने पर भी आपको पहले अपनी जान नहीं बल्कि इन तस्वीरों को बचाना होगा। आप इन तस्वीरों की तरफ उंगली भी नहीं उठा सकते और जिस अखबार पर नेता की तस्वीर छपी हो उसे मोड़ना भी एक संगीन जुर्म है। अब आप काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं, पर आप अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते। ब्लू जीन्स पहनना यहाँ पर पूरी तरह से मना है क्योंकि इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद का प्रतीक माना जाता है। आपको सरकार द्वारा तय किए गए 28 तरह के हेयर स्टाइल में से ही कोई एक चुनना होगा। इसके बाहर कुछ भी करना पश्चिमी संस्कृति को अपनाना माना जाता है। अगर आप राजधानी प्योंगयांग में रहते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ सरकार के सबसे वफादार लोगों को ही रहने की इजाज़त है। देश के अंदर भी एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए आपको यात्रा की अनुमति लेनी पड़ती है। और हाँ, अगर आप एक महिला हैं तो आप गाड़ी नहीं चला सकती। ये अधिकार सिर्फ पुरुष सरकारी अधिकारियों के पास है। आपका पेशा भी आपकी काबिलियत पर नहीं बल्कि सोंगबुन पर निर्भर करता है। ये एक सामाजिक वर्गीकरण प्रणाली है जो जन्म से ही आपके परिवार की वफादारी के आधार पर आपको 3 वर्गों में बांट देती है: मुख्य, अस्थिर और शत्रु। आपकी पूरी जिंदगी इसी पर तय होती है। काम पर आपको हर हफ्ते राजनीतिक शिक्षा सत्र में जाना ही होगा, जहां आपको सरकार की नीतियों की तारीफ करनी होती है और आत्म आलोचना करनी होती है। आप सरकार की किसी भी नीति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते। शाम को घर लौटकर आप टीवी देखते हैं, पर वहां सिर्फ 3-4 सरकारी चैनल आते हैं जिन पर दिन रात सरकारी प्रचार चलता है। गलती से भी आपने कोई विदेशी फिल्म, खासकर साउथ कोरिया की फिल्म देख ली या उसका संगीत सुन लिया तो इसकी सजा सरेआम मौत है। आप अपने किसी रिश्तेदार से जो देश के बाहर रहता है इंटरनेशनल फोन कॉल पर बात नहीं कर सकते। पकड़े जाने पर आपको मौत की सजा भी हो सकती है। आपके पास इंटरनेट नहीं है, सिर्फ एक सरकार के नियंत्रण वाला इंट्रानेट है जहां सब कुछ प्रतिबंधित है। आपके पड़ोसी आपके दोस्त नहीं बल्कि जासूस हैं। इनमिनबान नाम की एक निगरानी व्यवस्था है जहां पड़ोसियों को एक दूसरे पर नजर रखने और कोई भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने के लिए मजबूर किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में धर्म का पालन करना एक राजनीतिक अपराध है। ये देश आधिकारिक तौर पर एक नास्तिक राष्ट्र है। अगर आपके पास बाइबल या कोई और धार्मिक किताब मिली तो सजा मौत है। यहाँ चुनाव भी होते हैं जिसमें मतदान करना 100% अनिवार्य है, लेकिन उम्मीदवार सिर्फ एक ही होता है। आपकी निजी जिंदगी भी आपकी नहीं है। आप जिससे चाहें उससे शादी नहीं कर सकते, इसमें भी आपका सोंगबुन देखा जाता है। सरकार की इजाजत के बिना आप तलाक नहीं ले सकते। गर्भ निरोधक तरीके प्रतिबंधित हैं और गर्भपात कराना एक अपराध है। और सबसे भयानक नियम है 3 पीढ़ियों की सजा। अगर आपने कोई राजनीतिक अपराध किया तो उसकी सजा सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके बच्चों और पोते पोतियों को भी लेबर कैंप में अपनी पूरी जिंदगी गुजारकर चुकानी होगी। शिन डोंग हिल्क वो इंसान है जिसका जन्म ही कैंप 14 नाम की एक राजनीतिक जेल में हुआ था क्योंकि उसके दादा दादी ने सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश की थी।
ये दुनिया का सबसे क्रूर और अमानवीय नियम है। इन 51 नियमों के जाल में नॉर्थ कोरिया के लोग हर दिन हर पल जी रहे हैं। यहाँ तक कि आत्महत्या करना भी एक तरह का अपराध है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो सरकार इसे देश के खिलाफ गद्दारी मानकर आपके परिवार को सजा दे सकती है। यहाँ के लोगों के सपने, उनकी ख्वाहिशें, उनका प्यार, सब कुछ एक तानाशाह के बनाए नियमों के नीचे दबा हुआ है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिंदा रहने के लिए, खासकर खाने के लिए, बहुत से लोगों को ब्लैक मार्केट जैसे गैर कानूनी कामों में शामिल होना पड़ता है, जो उनकी जिंदगी को हर पल खतरे में डालता है। उनकी जिंदगी एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी आजादी की कीमत कितनी ज्यादा महसूस हो रही है। एक ऐसी दुनिया में जहां आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हैं, पहन सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और नॉर्थ कोरिया की सच्चाई को समझने में मदद मिली होगी। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आंखें खोलने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।